फलादेश में कमी आ जाती है, या यूं कहिए कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है, या एक नकारात्मक डायरेक्शन में चली जाती है। जब भी आप डिसाइड करेंगे, किसी भी ह्यूमन बीइंग का ब्रेन आप चेक करेंगे, तो हम एक अपनी सुविधा के लिए इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पूरा पेसिमिज्म है, नकारात्मक सोच, यहाँ पूरा ऑप्टिमिज्म है, सकारात्मक सोच। बच्चे की जब आप कॉपी चेक करके एग्जाम में उसको मार्क देते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस। ये बड़ा एक अनसर्टेनिटी जब तक लाइफ के अंदर नहीं होगी, इंजॉय भी नहीं आप कर पाएंगे। भाग्य की अफीम बनाम कर्म का काढ़ा। एक ज्योतिषी एक्चुअली आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर सकता है? क्या आपने सोचा है कभी इन सवालों के बारे में? चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय देता हूं कि जब एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक एवरेज आदमी ज्योतिषी के पास जाता है तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाता है और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वो करता है जिसकी वजह से फलादेश में कमी आ जाती है, या यूं कहिए कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है, या एक नकारात्मक डायरेक्शन में चली जाती है। सबसे पहले समझिए भाग्य की अफीम क्या है। भाग्य की अफीम का अर्थ ये हुआ कि आपने कहीं भी किसी भी स्तर पे अपने जीवन को भाग्य से ज़रूरत से ज़्यादा जोड़ लिया। कहीं ना कहीं आपने एक कन्फर्मेशन बायस अपने दिमाग में बिठा लिया और उसके बाद में उसके आधार पे आप कर्म करने लगे। अब भाग्य की अफीम का उदाहरण क्या है? ये दोनों तरीके से हो सकती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु उच्च के बैठे हैं, ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि भाई आपके गुरु उच्च के हैं, समय अच्छा आ रहा है, तो क्या होगा ये कि उस समय जब आप ये अपने दिमाग में परसीव कर लेंगे कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है और मैं गुरु के प्रभाव में हूं, तो नतीजतन आप दूसरे की सलाह को सुनना बंद कर देंगे। ये भाग्य की अफीम है। अब आते हैं दूसरी एस्पेक्ट पे। वो दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है? राहु। भाग्य जब भी आप डिसाइड करेंगे, किसी भी ह्यूमन बीइंग का ब्रेन आप चेक करेंगे, तो हम एक अपनी सुविधा के लिए इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पूरा पेसिमिज्म है, नकारात्मक सोच, यहाँ पूरा ऑप्टिमिज्म है, सकारात्मक सोच। जिस समय आपको कोई ज्योतिषी बताता है कि भाई आपका अच्छा समय आ गया है, आपका भाग्य बड़ा सुदृढ़ है, आपका ऑप्टिमिज्म बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से जब आपको बताया जाता है कि भैया आपका भाग्य ठीक नहीं है, आपका बुरा समय है, तो आपका जो पेसिमिज्म है वो बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ समस्या क्या हुई? गुरु ने आपका ऑप्टिमिज्म बढ़ा दिया, आप केयरलेस हो गई। राहु ने या किसी नेगेटिव प्लेनेट ने, जहां से दुर्भाग्य की संभावना हो रही है, उसने आपका पेसिमिज्म बढ़ा दिया। पेसिमिज्म बढ़ते ही आप नेगेटिव हो गए, आपकी कर्म गति शिथिल पड़ गई, आपने चीज़ों को टालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले भाग्य की अफीम के अंतर्गत आपको इन सारी टेंडेंसीज को कर्टेल डाउन करना है, कर्ब डाउन करना है। ज्योतिष की सलाह सुनिए, मगर भाग्य की अफीम के लिए नहीं, कर्म के काढ़े के लिए। अब ये कर्म का काढ़ा क्या है? कर्म का काढ़ा ये कहता है कि व्हाट आर द निटी-ग्रिटीज ऑफ द जॉब दैट यू आर डूइंग। अगर आपने एक बार उन निटी ग्रिटीज को कॉन्कर कर लिया, संभावना ये है कि दुर्भाग्य के समय में भी आप एक बेहतर रिजल्ट ले आएंगे, और संभावना ये है कि सौभाग्य के समय में आप अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मल्टीप्लाई ना भी कर पाए तो कम से कम एक एडिशन तो उसमें कर ही पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भैया ज्योतिषी फिर एक रोल क्या प्ले कर रहा है? आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से बताता हूँ, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से बताता हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर पर्सनल आप अपॉइंट करते हैं। एचआर पर्सनल का काम आपके टारगेट्स की अचीवमेंट देखना नहीं है। टारगेट की अचीवमेंट करने आपने की है या नहीं, इसके लिए बॉसेस बैठे हुए हैं, सुपरवाइजर्स बैठे हुए हैं। लेकिन एचआर का मूल काम क्या है? एचआर का मूल काम ये है कि उन कंड्यूसिव कंडीशंस को चेक करना जिसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। और यही चेक के आगे वो एक शब्द और लगा देते हैं जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। एक छोटे बच्चे की जब आप कॉपी चेक करके एग्जाम में उसको मार्क देते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? चेक एंड बैलेंस। आप उसे बता रहे हैं भाई देखो ये गड़बड़ एरिया है, इसमें आप काम कीजिए और आगे बढ़िए। चेक एंड बैलेंस। एचआर ने भी वही किया, चेक एंड बैलेंस।
ज्योतिष और कुंडली भी वही करते हैं, चेक एंड बैलेंस। यानी कि जिस तरह से एचआर आपके प्रोसेस की निटी ग्रिटी में जाता है। अब ये प्रोसेस की निटी ग्रिटी क्या है? एक क्रिकेट कोच है, खड़ा हुआ है, उसने बैट्समैन से कहा कि भैया आपका जो सिर है वो स्टेडी नहीं है कवर ड्राइव खेलते समय, आपने चौका मार दिया है, लेकिन कोच फिर भी कह रहा है नहीं आपका सर स्टेडी नहीं है, इसकी वजह से अगर कुछ वेरिएशन इन दी डिलीवरी आया तो आगे आपका मार्जिन ऑफ एरर बढ़ता है। चेक एंड बैलेंस। इसी तरह से आप देखेंगे कुंडली भी एक चेक एंड बैलेंस आपके जीवन में ला सकती है, क्योंकि कुंडली एक डायग्नोस्टिक चार्ट है और वो जो डायग्नोस्टिक चार्ट है उसके अंदर आपका नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन, आपका लेजीनेस, आपकी एक्टिविटी, आपके अंदर कोई दिमागी तौर पे कोई गलतफहमी तो आपके अंदर नहीं पल रही है, आपके स्ट्रेंथ एरिया, ये सारी चीज़ों का एक असेसमेंट है। आप जब ज्योतिषी के पास जाएं, जब आप अपने समय का आकलन करवाएं, जब आप अपने कर्म का आकलन करवाएं, तो उनसे कहिए कि साहब मुझे वो एरिया बताइए, बुरा वक्त है तो भी बताइए, अच्छा वक्त है तो भी बताइए, हाउ आई कैन इम्प्रूव। थोड़ा सा जो एक्सटर्नल, देखिए दो प्रकार की परिस्थितियां हैं किसी भी आदमी के साथ में। पहली परिस्थिति है इंटरनल परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति है एक्सटर्नल परिस्थिति, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? मैं किस माइंडसेट में बैठा हुआ हूं, परफॉर्मर किस माइंडसेट में बैठा हुआ है, परफॉर्मर का फोकस टास्क पे कितना है, इंटरनल माइंडसेट। परफॉर्मर ने परसीव सक्सेस और फेलियर के बारे में क्या किया हुआ है, परफॉर्मर टेंस्ड है या स्ट्रेस्ड है, ये इंटरनल माइंडसेट हो गया। एक्सटर्नल माइंडसेट क्या है कि जो सपोर्टिंग एरिना है परफॉर्मर का वो फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज जो गेंद आने वाली है वो गेंद जो मैं खेलूंगा वो कम ड्यू एरिया में आ रही है या ज़्यादा ड्यू की वजह से आ रही है, या जिस सरफेस पे मैं खेल रहा हूँ उस पर स्पिन ज़्यादा होगी या कम होगी, ये एक्सटर्नल है। लेकिन गेंद से मीट आउट कैसे करना है ये मेरा इंटरनल है। एक कुंडली देखने वाला आदमी आपको, एक ज्योतिषी आपको एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच का बैलेंस बताएगा। वो आपसे कह सकता है कि भैया देखिए आज जो आपका एक्सटर्नल एरिना है उसके अंदर गेंद ज़्यादा स्पिन करेगी, नतीजा क्या होगा, आप थोड़ा सा बैक फुट पे जाके खेलना शुरू करेंगे, आप थोड़ा सा गेंद की पिच पे जाके खेलना शुरू करेंगे, आप अपनी आंखों को नीचे रख के उसके स्पिन पे खेलना शुरू करेंगे। यही बात आपकी ज़िंदगी के हर टास्क में लागू होती है। अगर आपको मालूम है आज मेरे बॉस जो हैं वो हॉस्टाइल हो सकते हैं, अगर आपको मालूम है कि दूर स्थान पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जिससे मैं बात करने वाला हूं उसकी तरफ से हॉस्टिलिटी आ सकती है, आप थोड़ा सा अलर्ट होकर बात करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आपको मालूम है कि आपका समय ठीक चल रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज फेवरिंग यू, इन दैट केस हो सकता है कि आप थोड़ा सा एम्बिशियस होके, जहां आप 100 यूनिट पे 135 यूनिट का आप 100 यूनिट पे 135 यूनिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां 100 यूनिट पे आप 170 यूनिट भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। कुंडली को देखते समय आपको एक चीज़ और याद रखनी है, और ये बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज़ है, वो ये है कि कहीं आप कंफर्मेशन बायस के अलावा रिकन्फर्मेशन बायस के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये रिकन्फर्मेशन बायस क्या है। रिकन्फर्मेशन बायस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक गीता के श्लोक का भी उदाहरण देना चाहूँगा। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा, यानी कि सुख और दुख के समय समान रहना चाहिए। आपका भाग्य बुरा चल रहा है, आपका भाग्य अच्छा चल रहा है, दोनों स्थितियों में समान रहना चाहिए। रिकन्फर्मेशन बायस कब आता है गेम में? रिकन्फर्मेशन बायस तब आता है जब आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा होने लगता है कि भाई मेरा समय अच्छा है। आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, भाई मेरा समय अच्छा चल रहा है कि नहीं, आप एक साइकोलॉजिकल गेम उसके साथ खेलते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी वाला, वो आपको बताता है नहीं आपका समय अच्छा चल रहा है, और आप एक रिकन्फर्मेशन बायस अपने दिमाग में बिठा लेते हैं जो आपकी कर्म गति को थोड़ा सा स्लो कर देता है, मंथर कर देता है, आपको थोड़ा सा लेजी बना देता है। क्रिकेट का ही एक सिद्धांत है, नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड। रिकन्फर्मेशन बायस उसी मिसफील्ड का है।
आपको ये अंदाजा है कि नहीं भैया फील्डर ने मिसफील्ड कर दिया, 1 रन और मिल जाएगा। अगर आप ये अलर्ट होते कि फील्डर ने मिसफील्ड नहीं किया है तो जहां 1 रन था वहां 1 रन ही लेते। तो ये एक रिकन्फर्मेशन। दूसरा रिकन्फर्मेशन बायस क्या होता है कि आपको किसी ने बता दिया बुरा समय है, आपके अंदर बड़ी एनर्जी थी, आप दोबारा जोशी के पास गए, जोशी ने भी उस बात को कंफर्म कर दिया, अब तो आप बिल्कुल ही सेटल डाउन हो गए, वो भी एक रिकन्फर्मेशन बायस है। तो याद रखिए समेशन क्या है, समेशन ये है कि ज्योतिषी को अपने एचआर पर्सनल के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, उनसे पूछिए कि कर्म की निटी ग्रिटी में क्या इंप्रूवमेंट करके अच्छे को और अच्छा और बुरे को थोड़ा कम बुरा बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़, अपने अंदर जो प्रिजुडिसेस हैं, जो आपकी कहना चाहिए जो आपने अपनी चीज़ें सोच रखी हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, उनको रिकन्फर्म मत कीजिए। जो चीज़ है अगर वो कोई अननोन एंड अनसीन चीज़ बता रहा है आपको तो उसको भी आने दीजिए, आत्मसात कीजिए। अनसर्टेनिटी, देखिए बड़ा एक अनसर्टेनिटी जब तक लाइफ के अंदर नहीं होगी इंजॉय भी नहीं आप कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और है इसका, एक लड़का अट्रैक्ट होता है किसी लड़की की तरफ, किसी तरह से उसकी कुंडली अरेंज करता है, जोशी के पास जाता है, बताइए साहब, बोले साहब ये लड़की जो है क्या मेरे साथ इसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। जोशी देखता है, दोनों कुंडलियों को मिलाता है, एक कंपैटिबिलिटी का आपको एक आइडिया दे देता है। यहाँ से आपका रिकन्फर्मेशन बायस चालू होता है, आप अपने ड्रीम्स को इसमें शामिल कर लेते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं वो हाँ कर देगी कि नहीं, क्योंकि आपने जोशी ने उसको बताया कि भाई कंपैटिबिलिटी है, मगर वो जोशी आपको ये बताना भूल गया कि भैया 5 अरब लोग और हैं। अगर आपकी और उस लड़की की कंपैटिबिलिटी बन रही है तो इसका मतलब 2.5 अरब पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ हैं और 2.5 अरब पॉसिबिलिटीज उसकी तरफ हैं। और ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये अनसर्टेन है, इनके बारे में तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। तो बॉटम लाइन इसकी ये है कि आपको कुंडली को एक एक्शन प्लान को डिसाइड करने के या कहिए एक्शन प्लान के डिसाइडर के तौर पे देखना चाहिए, ना कि चीज़ों को होंगी या नहीं होंगी इसके बारे में जानने के लिए। याद रखिए इन द एंड इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कर्मा, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।